हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर एक छोटे से नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। वो है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी हमको टैक्स में छूट कैसे कैसे मिलनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दुविधा भी है कि क्या आप सिर्फ 1.5 लाख के अंतर्गत अपने कंट्रीब्यूशन की छूट ले सकते हैं, फिर 50,000 रुपये का सेक्शन 80 CCD 1B 50,000 रुपये की जो डिडक्शन है वो किस तरह से क्लेम करें। तो इसलिए हमने आज ये टॉपिक चूज़ किया कि नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित टैक्स रिबेट, टैक्स डिडक्शंस आप कैसे क्लेम करें। सबसे पहले नेशनल पेंशन स्कीम नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक पेंशन स्कीम है जो आपको रिटायरमेंट के बाद एक मंथली पेंशन जिससे आपको प्राप्त होना है। 18 साल से लेकर के 60 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेवा में हो या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो इस पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और 60 साल के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन उसके इन्वेस्टमेंट पर इनकम के साथ टोटल जो जमा पूंजी होगी, उस जमा पूंजी में से उसको हर महीने एक किस्त के तौर पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जनवरी 2004 से पहले के जितने सरकारी सेवा में आए हुए लोग हैं उनको सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन पे करती है। और क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो पेंशन का एक बहुत बड़ा अमाउंट एक बोझ के तौर पर होता है, तो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो भी लोग आज के बाद सरकारी सेवा में आएंगे उनको सरकार एक पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे करेगी। नेशनल पेंशन स्कीम में हर महीने एक एम्प्लॉय की सैलरी से 10% के बराबर एक कंट्रीब्यूशन इसमें जमा किया जाता है। ये मिनिमम है। और इतना ही नियोक्ता भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो आज चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो और अगर प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉयज देखें तो वो भी एनपीएस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इनमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। 60 साल के बाद जो पैसा इकट्ठा होता है उस फंड में जो भी कमाई हुई कंट्रीब्यूशन पर और जो एक पूल इकट्ठा होता है उस पूल में से आपको पेंशन दी जाती है। न केवल एम्प्लॉय बल्कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी अगर अपना रिटायरमेंट के बाद का जो पीरियड है उसको अगर आप आसानी से जीना चाहें, एक अश्योर्ड इनकम के साथ जीना चाहें, तो वो भी पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर 60 इयर्स के बाद उनको भी जितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसी हिसाब से उनको जो भी पेंशन बनेगी उस पेंशन का उसको एनपीएस से भुगतान कर दिया जाएगा। सवाल इसके टैक्स ट्रीटमेंट का है कि टैक्स में छूट आपको किस तरह से मिलनी है और कितनी मिलनी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सेक्शन 80 CCD एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन आप देते हैं या आपका एम्प्लॉयर पे कंट्रीब्यूट करता है, सेक्शन 80 CCD इसके लिए आपको डिडक्शन देता है। इसमें सेक्शन 80 CCD 1 है। इसके अलावा पिछले साल से एक सेक्शन 80 CCD 1B इसमें एडिशन किया गया है। और फिर सेक्शन 80 CCD 2 एक सेक्शन और है, सब सेक्शन और है, जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन आपको मिलनी होती है। सेक्शन 80 CCD 1 में आप सरकारी एम्प्लॉई हैं या किसी दूसरे संस्थान के एम्प्लॉई हैं या कोई भी एसएससी,
अगर वो इंडिविजुअल है तो वो इस पेंशन स्कीम में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, सैलरी के 10%, और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो टोटल इनकम के 10% के बराबर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको छूट मिलेगी। कंट्रीब्यूशन तो आप जितना मर्जी करिए, लेकिन आपको छूट कितनी मिलेगी? अगर वो एम्प्लॉय है तो सैलरी के 10% के बराबर, और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको टोटल इनकम के 10% के बराबर, मैक्सिमम इतने की आपको छूट मिलेगी। अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इतनी मिलेगी, और अगर आप कम कंट्रीब्यूट करेंगे इससे तो आपको जितना कंट्रीब्यूशन किया है उतने की छूट मिलेगी। सेक्शन 80 CCD 1B एक और सब सेक्शन है कि अगर आप 80 CCD 1 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि 80 CCDE एक और सब सेक्शन है, एक सेक्शन है जिसमें 80C से लेकर के 80CCC और 80 CCD 1 इन तीनों के ऊपर एक कैप है कि आप इन तीनों में मिला करके 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की छूट नहीं ले सकते। लेकिन 1B इसलिए इंसर्ट किया गया कि जो लोग एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको 50,000 रुपए की एडिशनल छूट दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 50,000 रुपए की छूट लेने के लिए आपको CCD 1 की छूट लेना जरूरी है कि नहीं? मानी कहने का मतलब, अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया और वो 1.5 लाख के अंदर आया, क्या आपको उसके अतिरिक्त अगर आप 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या 1B में तभी छूट मिलेगी? तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि 1B में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप पहले 80 CCD 1 की छूट प्राप्त करें और जब आप वो 80 CCD 1 की छूट की लिमिट पूरी हो जाए उसके बाद आप 50,000 रुपए एडिशनल छूट 1B में लेंगे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो आप 80 CCD 1 में छूट न लेते हुए भी सीधे 80 CCD 1B में भी छूट ले सकते हैं। ऐसी सिचुएशन कब आएगी? मान लीजिए आपने 80C में छूट लिया, क्योंकि एनपीएस 80C में कवर नहीं करता। 80C में आपका क्या कवर करता है? आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कवर करता है, आपका पीपीएफ कवर करता है, आपने बच्चों की एजुकेशन ट्यूशन फीस अगर पे की है वो कवर करता है, हाउस लोन का आपने प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट किया है वो कवर करता है। ऐसे जो टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट आपने अगर बनाए हैं 5 साल के लिए तो वो इसमें कवर करता है। म्यूचुअल फंड्स ELSS जिनको बोलते हैं वो भी कवर करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 80C में अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए पूरा हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि एनपीएस में जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको CCD 1 में आप छूट लेने के लिए आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए का जो लिमिट है वो 80C में ही पूरा कर चुके हैं। अगर आप 80 CCD 1 में से क्लेम करें तो आगे सेक्शन 80 CCE एक और सेक्शन है जो 80C और 80 CCD 1 इन दोनों के ऊपर भी कैप रखता है और फिर 80 CCE के हिसाब से आपको इन दोनों सेक्शन में मिला करके भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की छूट ग्रांट नहीं हो सकती। तो प्रश्न ये उठता है तब आप एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की छूट कहां लें? तब आप एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की छूट सेक्शन 80 CCD 1B में लें। 1B में क्योंकि 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है तो इस तरह से आपकी छूट की सीमा बढ़ करके 1.5 लाख 80C में हो जाएगी और 80 CCD 1B में 50,000 हो जाएगी, तो टोटल मिलाकर के 2 लाख तक हो सकती है। 80 CCD 2 क्या है? 80 CCD 2 एम्प्लॉयर
जो भी आपको आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है, ये सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए है। कहने का मतलब अगर आप एम्प्लॉई हैं तो 80CC-D2 लगेगा, अदरवाइज सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये सबसेक्शन लागू नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर ने आपके एनपीएस में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है तो वो सैलरी के 10% तक आपको CCD2 में इसकी छूट मिलेगी। यानी कि अगर एम्प्लॉयर 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको 10% की छूट मिलेगी, और अगर एम्प्लॉयर इससे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतने की छूट मिलेगी। सवाल यह है कि सैलरी का क्या मतलब है, सैलरी किस सैलरी का 10% निकालें? तो सैलरी, बेसिक सैलरी और डीए जोड़ दें अगर ये आपका अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अगर ये सैलरी का पार्ट फॉर्म कर रहा है। अगर सेवा की शर्तों के अधीन आपको डीए मिल रहा है तो आप इस डीए को भी शामिल करें, बेसिक सैलरी प्लस डीए जोड़ें और उसका 10% निकाल लें। तो अपने कंट्रीब्यूशन पर भी आपकी लिमिट CCD1 में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% है, और CCD2 में भी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं तो एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की छूट 80CCD1 में ना लेकर के 80CCD1B में ले, और इस तरह से अपने जो डिडक्शन है उस डिडक्शन को 2 लाख रुपए तक आप क्लेम करें। एनपीएस 18 साल से लेकर के 60 साल तक के लोगों के लिए है, और 60 साल के बाद आपको इसमें से पेंशन मिलनी होती है। अब मान लीजिए कि आपने एनपीएस को बीच में छोड़ दिया, या एनपीएस से आपको पेंशन मिलना शुरू हो गया, तो सवाल है कि क्या इस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? हाँ, लगेगा। अगर आप एनपीएस को किसी तरीके से, किसी भी रीजन से आपसे छोड़ देते हैं या आपको इससे पैसा कुछ प्राप्त होता है, तो जिस साल में भी आपको एनपीएस से पैसा प्राप्त होगा उस पर टैक्स लगेगा। आपको 60 साल के बाद इसमें से मंथली पेंशन अगर मिलती है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। सिर्फ एक कंडीशन में टैक्स नहीं लगेगा, अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है और एनपीएस से जो भी टोटल अमाउंट है वो उसके लीगल हेयर को मिलता है तो फिर उसके हाथ में उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। तो ये आज एनपीएस के बारे में था, इसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में था।